तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल UPGS एग्ज़ाम पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में उत्तर प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी के सिलेबस को डिटेल तरीके से अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज हम उस टॉपिक को डिटेल पढ़ने का प्रयास करेंगे और इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी आपके पास बिल्डअप होता चला जाए और उससे संबंधित अगर कोई फैक्चुअल क्वेश्चन भी बने तो आपके दिमाग में छप जाए, याद करने या रटने जैसा आपको न पड़े। आप सिर्फ वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए और उसको एक दो बार उसको फॉलो कर लीजिए उस तरीके को, और आप देखेंगे कि आपको कोई भी ऐसा फैक्ट्स है जो आपको बहुत याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए उसी ग्राम विकास अधिकारी का जो भाग 1 था, जैसे पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में जो संवैधानिक उपबंध थे, यह आपका पहला भाग था। उस भाग के अंदर जो पहला सब टॉपिक था क्या था कि परंपरागत पंचायतें तथा ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था। तो आज हम इसी के बारे में पहले सब टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि परंपरागत ट्रेडिशनल पंचायतें क्या हैं और ब्रिटिश काल की पंचायत क्या हैं। परंपरागत पंचायत में किस तरह की व्यवस्था हुआ करती थी, उस समय पंचायतों का अपना मूल स्वरूप क्या हुआ करता था, गांव की क्या हिस्सेदारी हुआ करती थी। और धीरे धीरे आते आते आप देखेंगे कि मध्यकाल आते आते जब मुग़ल कालीन व्यवस्था हुई तब धीरे धीरे पंचायतों की स्थिति बहुत कमज़ोर होती चली गई और अब मुग़ल काल तक आप देखेंगे कहीं पर भी महिलाओं की भागीदारी पंचायत में या अध्यक्ष के रूप में या सदस्य के रूप में देखने को नहीं मिलती है। फिर उसके बाद जब अंग्रेज़ों का भारत पर कब्जा हुआ तो अंग्रेज़ों ने इस जो गांव की जो मूलभूत परंपरा थी, इसकी स्ट्रक्चर, इसके ढांचा को ही पूरी तरह से नष्ट कर दिया क्योंकि उनको ये लगता था कि कहीं न कहीं से यह हमारे शासन में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। और फिर ऐसा क्या होता है कि फिर अंग्रेज़ों ने ही एक एक्ट पारित करके अधिनियम के तहत आप देखेंगे कि लॉर्ड मेयो के समय, उसके बाद आप देखेंगे लॉर्ड रिपन के समय, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के समय भी इस संस्था को मजबूत करने का प्रयास किया गया। क्योंकि फिर अंग्रेज़ों को बाद में यह समझ में आ चुका था कि अगर हमें अपनी अर्थव्यवस्था को अपने आप को सुदृढ़ीकरण करना है तो पहले पंचायत को सुदृढ़ीकरण करना होगा, क्योंकि भारत का जो दिल है वह गांव में ही बसता है, सारी अर्थव्यवस्था गांव में ही पलती फूलती है। तो इसलिए अंग्रेज़ों को भी इस बात पर विवश होना पड़ा और इस पर काम करना पड़ा। फिर बाद में आप देखेंगे कि पंचायतों को उन्होंने भी बहुत मजबूत करने का प्रयास किया। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि भारत जब हमारा स्वतंत्र होता है 15 अगस्त 1947 को, फिर उसके बाद आप देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू का सरकार आता है, ठीक है। फिर आप देखेंगे आगे जाकर के पीवी नरसिम्हा राव। तो अलग अलग समय पे आप देखेंगे कि पंचायतों को मजबूत करने का प्रयास किया गया, फिर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया गया। तो हम देखेंगे उसको अलग अलग जो सब टॉपिक है, एक एक सब टॉपिक को बेहतरीन तरीके से देखेंगे और कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। तो आइए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। ये थोड़ा सा हमने एक मोटा मोटी इतिहास दिया है इस टॉपिक के बारे में। तो आइए अब देखते हैं कि परंपरागत पंचायतें क्या होती हैं। देखिए यहाँ पर परंपरागत पंचायतें, इसी को अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो ट्रेडिशनल पंचायत भी इसी को बोलते हैं, ट्रेडिशनल पंचायत भी बोलेंगे, ठीक है, ट्रेडिशनल पंचायत भी आप बोलेंगे। फिर कह रहा है कि अगर हम इसमें देखेंगे तो एक वैदिक युगीन पंचायत की क्या स्थिति थी, क्या व्यवस्था थी उस समय। उसके बाद चलेंगे तो महाकाव्य युगीन पंचायत कैसी थी, प्राचीन कालीन पंचायतें जब मौर्य काल था उस समय कैसी स्थिति थी पंचायतों की। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जब मध्यकालीन का मतलब हो गया आपका इसमें एक दिल्ली सल्तनत, ठीक है, और दूसरा हम देखेंगे तो मुग़ल काल, ठीक। तो इन समय में हम देखेंगे कि मध्यकालीन पंचायतों की क्या स्थिति थी। अब उसके बाद हम अगर आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे फिर कि ब्रिटिश कालीन पंचायतों की क्या व्यवस्था थी। तो ब्रिटिश कालीन पंचायतों को देख लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, पूरी टॉपिक जो सब टॉपिक था ये ख़त्म हो जाएगा। आइए उन सबसे पहले अगर हम देखें कि पंचायती राज व्यवस्था होती क्या है, पहले तो हमें यही जानने की ज़रूरत है। तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में अगर हम देखें तो हम जानेंगे कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाता है तथा सत्ता एवं प्रशासनिक शक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, विभाजित किया जाता है। विकेंद्रीकरण का मतलब यह होता है कि यहाँ पर देखिए, यह जैसे आपका
क्या है, केंद्र बिंदु होती है। लेकिन अगर इसे यहाँ भी फैला दिया जाए, 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 इसका मतलब क्या होगा, इसको विकेंद्रीकरण कर दिया गया। मतलब कि एक ऐसी व्यवस्था जिसके आ जाने से कई तरह के लोगों को उसका पूरी तरह से लाभ मिलने लगे, सत्ता में, प्रशासन में, ठीक है, शक्तियों का क्या हो जाए, बंटवारा हो जाए, तो ऐसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं हम लोग, विकेंद्रीकरण व्यवस्था। तो यह एक यह महात्मा गांधी का भी बहुत बड़ा सपना था, आप इसको देखेंगे, ठीक है। आगे जब हम पढ़ेंगे आफ्टर फ्रीडम के बाद का जो पंचायत क्या था, तो वहाँ पर हम गांधी जी का जिक्र करेंगे। तो ये हमने देख लिया। अब आइए देखिए भाग 1 क्या कह रहा है यहाँ पर कि कह रहा है यहाँ पर कि पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास और उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध क्या था, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ से देखा, एक सेकेंड, वो 2 बार हो गया है, हाँ। अब देखिए यहाँ से कह रहा है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण से तात्पर्य क्या है, विकास योजनाओं को राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में क्रियान्वित किया जाना। ये हमने आपको बताया ही कि जब उसको प्रत्येक क्षेत्र में क्रियान्वित किया जाएगा तो वहाँ पर विकेंद्रीकरण की बात होगी। देखिए समझने के लिए हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से पहले ही मैं पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता होगी आप लोगों को। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि भारत में पंचायती राज का उद्भव और या परंपरागत पंचायत क्या था, इस बात को हम देखेंगे। तो अब जो हमने टॉपिक बनाया था आपको कि परंपरागत पंचायत और अंग्रेजों के काल का पंचायत, तो अब यहीं पर हम परंपरागत पंचायत को देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब इसमें हम देखेंगे क्या कि वैदिक युगीन पंचायत कैसी थी। तो वैदिक युगीन जो पंचायत थी उसमें कह रहा है कि प्राचीन संस्कृत शास्त्रों में पंचायतन शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। इस वर्ड को आप याद रखिएगा कि वैदिक समय में अगर हम प्राचीन संस्कृत जो शास्त्र थे अगर उसका अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर आपको एक पंचायतन शब्द देखने को मिलता है, जिसका अर्थ क्या होता था कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति होता था और 4 अन्य व्यक्ति होते थे। इन सब का समूह मिला करके 5 व्यक्तियों का एक पंचायत बनता था, ठीक है, उसे पंचायतन कहा जाता था। ये पूछा जा सकता है कि वैदिक युग में पंचायतों का स्वरूप जो होता था उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे पंचायतन नाम से जाना जाता था, ठीक। अब चलते हैं, इसी को देखिए हमने ग्राफिक रूप से बताने का प्रयास किया है कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति हुआ करता था और 4 अन्य व्यक्ति अलग अलग हो सकते थे, ठीक है, जो गांव के बुजुर्ग हो सकते थे, ठीक है, या गांव के जानकार व्यक्ति हो सकते थे, कोई भी व्यक्ति हो सकता था, लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति उसका मुखिया हुआ करता था, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं अध्यक्ष, और ये 4 सदस्य, ठीक है, यह स्वरूप हुआ करता था वैदिक समय में। अब आगे चलते हैं। कह रहा है धीरे धीरे ऐसे समूहों में एक आध्यात्मिक व्यक्ति को शामिल करने की क्या हुई, अवधारणा लुप्त हो गई। मतलब कि अब यहाँ पर जैसे कि कोई आध्यात्मिक व्यक्ति को रखने की जो बाध्यता थी वह समाप्त हो गई, और अब कोई भी 5 व्यक्ति मिल करके एक अपना समूह, एक बेहतर समूह बना करके उस गांव की जो व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था थी, जो फैसला था, निर्णय था, वो कर सकते थे। तो ये हमने देखा वैदिक काल की व्यवस्था। अब चलेंगे ऋग्वेद की जरा से देखिए। ऋग्वेद में स्थानीय स्व इकाइयों के रूप में सभा और समिति व विदत का उल्लेख मिलता है। अगर हम ऋग्वैदिक काल में चलते हैं, ठीक है, ये ऋग्वैदिक काल में अगर हम चलेंगे तो जो हमारी स्थानीय स्वशासन थी उसको 3 रूप में देखने को मिलता है वहाँ पर। एक तो सभा के नाम से देखने को मिलता है, एक समिति देखने को मिलता है, एक समिति देखने को मिलता है, और एक विदत देखने को मिलता है। ये 3 संस्था हमको देखने को मिलती है, ठीक है, सभा, समिति और विदत। अब उसके अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो स्थानीय स्तर के लोकतांत्रिक निकाय हमने 3 यहाँ पर देख लिया। इसी चीज़ को हमने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ज़रा सा देखिए। कह रहा है कि अब सभा को ज़रा सा समझे कि सभा थी क्या। तो सभा को बता रहा है कि सभा यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वैदिक काल में सभा एक ग्राम संस्था थी तथा इसमें गांव के बुजुर्ग शामिल हुआ करते थे। मतलब जो सभा थी, आप यह भी समझ सकते हैं कि सभा सबसे छोटी इकाई थी, गांव की सबसे छोटी इकाई थी, और इसमें गांव के क्या सबसे बुजुर्ग लोग शामिल हुआ करते थे। और अगर हम समिति की बात करेंगे तो देखिए समिति में एक यह केंद्रीय संस्था थी जिसमें समुदाय के सदस्य शामिल हुआ करते थे, तथा राजा समिति की बैठकों में क्या करता था, भाग लेता था, ठीक है, राजा समिति की बैठकों में भाग लेता था, ठीक है। ये हमने यहाँ से देखा, इस बात को आप ध्यान समझिएगा। तो अब चलिए
एक और यहाँ पे दोनों में अंतर बस यही था कि यहाँ पर देखिए सभा में राजा बैठकों में भाग नहीं लेता था, यहाँ पर सिर्फ बुजुर्ग लोग ही शामिल हुआ करते थे। लेकिन अगर आप समिति में चलेंगे तो यहाँ पर राजा बैठकों में भाग लेता था, ठीक है, राजा बैठकों में भाग लेता था, ठीक है। और एक ऐसी केंद्रीय संस्था थी जिसमें समुदाय के सदस्य क्या होते थे, शामिल हुआ करते थे। और समिति क्या थी, सभा से एक विस्तृत रूप हुआ करती थी। अब देखिए जरा सा विदत के बारे में अगर हम देखें तो विदत में अगर हम पाएंगे कि विदत आर्यों की सबसे प्रारंभिक जनसभा थी। यह उन लोगों के समूहों को संदर्भित करता है जो समाज में एक निश्चित प्रकार के कार्य किया करते थे। मतलब विदत में अलग अलग तरह के लोग नहीं रहते थे। इसमें अगर पुजारी है तो सिर्फ पुजारी लोगों की ही एक सभा, एक संस्था हुआ करती थी। और अगर कोई योद्धा है तो योद्धा ही रहेगा, समझ रहे। और अगर कोई आप कह सकते हैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति है तो आध्यात्मिक व्यक्ति ही सिर्फ उसमें रहेंगे। मतलब कि यह एक तरह के लोगों की ही एक संस्था हुआ करती थी विदत, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिए, कभी अगर विदत के बारे में पूछ लेगा तो आप इतना ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आगे महाकाव्य युग में। तो देखिए महाकाव्य युग की अगर हम बात करते हैं तो महाकाव्य आपको पता ही है कि दो ही महाकाव्य है, एक रामायण और एक महाभारत। तो अब दोनों के बारे में देख लेंगे कि रामायण युग में, मतलब कि रामायण में अगर हम पढ़ें तो उस समय जो जिक्र किया गया है, उस समय जो सबसे छोटी प्रशासन थी, जो स्वशासन इकाई थी, उस किस स्वरूप में थी, और महाभारत के समय किस स्वरूप में थी, इन दोनों को अच्छे तरीके से हम देखेंगे। तो जरा सा आइए देखते हैं कि रामायण में बात अगर हम करें तो रामायण के अध्ययन के अनुसार प्रशासन को दो भागों में, एक पूर्व में और दूसरा जनपद में बांटा जाता था, ठीक है। मतलब कि अगर हम पूर्व को समझे तो वो हमारा होता था नगर, और जनपद को समझे तो ग्राम या ग्राम पंचायत, ठीक है। तो पूर्व और जनपद यही आपको पूछ लेगा कि रामायण के समय जो स्थानीय जो निकाय थी वह किन रूपों में पाया जाता था या उनको किस नाम से जाना जाता था। तो पूर्व और जनपद दे दे, या नगर या ग्राम पंचायत में विभाजित हुआ करता था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे आगे चल के तो यहाँ पर देखिए महाभारत के बारे में बात कर लेंगे। महाभारत में अगर हम बात करेंगे तो महाभारत में आपको देखने को मिलेगा कि महाभारत का अगर हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर देखिए एक तो पहले सबसे नीचे ग्राम हो गया, ठीक है। ग्राम के ऊपर 10, 20, 100 और 1000 ग्राम समूहों की इकाइयाँ विद्यमान थी। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है, कि सबसे छोटी इकाई ग्राम, ग्राम के ऊपर 10, 20, 100 और 1000 ग्राम समूह की इकाइयाँ, ऐसे इतने लोगों की एक संस्था बना करके उनके ऊपर आप हायरार्की रूप में विद्यमान थी, ठीक है। अब इसको जरा सा देखिए क्या था। जैसे अगर आप देखेंगे तो सबसे छोटी संस्था, अगर हम सबसे नीचे की बात करेंगे तो यहाँ पर ग्राम था, ठीक है। इसका जो ग्राम का जो मुखिया हुआ करता था वो मुख्य अधिकारी के रूप में जाना जाता था, ठीक है। तो सबसे नीचे वाली जो इकाई हो गई वह ग्राम वाला हो गया, जहाँ पर स्वशासन की इकाई होती थी। जो कुछ लोगों की संस्था हुआ करती थी, 5 लोगों की संस्था हुआ करती थी, उसमें जो मुखिया हुआ करता था उसको मुख्य अधिकारी कहते थे। अब अगर हम उसके ऊपर चलते हैं तो उसके ऊपर आप देखेंगे कि फिर 10 ग्राम समूह हुआ करते थे। तो जब 10 ग्राम समूहों का जो संस्था बनेगी उसको दशक के नाम से जाना जाता था। अब इसके ऊपर की जो संस्था थी 20 ग्राम समूह हुआ करते थे, जिसे विंश अधिपति के नाम से जाना जाता था। यह बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर 100 ग्राम समूहों का जो संस्था हुआ करती थी उसे 7 ग्राम अध्यक्ष बोला जाता था। फिर अगर हम आगे देखेंगे तो जो सबसे बड़ी ग्राम समूह थी वह 1000 ग्राम समूह थी, उसे हम 7 ग्राम पति कहा जाता था, ठीक है। 7 मतलब होता ही है 100, ग्राम मतलब गांव, और पति मतलब पति, मतलब 100 गांवों का पति, समझ में आया। तो सबसे पहले आपने देखा एक गांव, छोटी सी संस्था थी, उसको अध्यक्ष कहते थे, उसका जो अध्यक्ष था उसको अधिकारी कहते थे। फिर 10 गांव का समूह होता था, दशक बोलते थे। 20 गांव का समूह होता था, उसे हम विंश अधिपति बोलते थे। और 100 ग्राम में 7 ग्राम अध्यक्ष होता था, और 1000 में 7 ग्राम पति हुआ करता था। तो 1000 यहाँ पर ग्राम समूह का होता था। तो अब इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर इनका कार्य क्या हुआ करता था, तो स्थानीय स्तर पर क्या करते थे, कर को एकत्र करते थे और अपने गांव की सुदृढ़ीकरण के लिए या अपने गांव की रक्षा करने के लिए कार्य किया करते थे, ताकि बाहरी लोगों की जो है आक्रमण न हो जाए,
ठीक है, या अपने गांव की अर्थव्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाए, लोग आपस में भाईचारे के रूप में रह सके, ऊंच नीच और जो है एक समानता का भाव उत्पन्न हो सके, तो ये सारा कार्य इनका हुआ करता था। अब आइए अगर हम देखें, ये तो हमने देख लिया आपका महाकाव्य के समय में, और अगर हम प्राचीन काल में अगर हम चल रहे हैं तो अब देखिए हमने एक तो वैदिक काल देख लिया, फिर उसके बाद महाकाव्य काल देख लिया। अब उसके बाद प्राचीन काल को अगर हम देखें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र, आपको सभी को पता होगा कौटिल्य कौन थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो अब कह रहा है कि ग्राम पंचायतों का उल्लेख यहाँ पर भी देखने को मिलता है कौटिल्य के समय, ठीक है, जिसमें नगर को क्या कहा जाता था, पुर कहा जाता था, तथा इसका जो प्रमुख होता था उसे नागरिक कहा जाता था। ठीक है, दो चीज़ ध्यान रखिएगा कि कौटिल्य के समय जो ग्राम पंचायतें थी उसको पुर कहा जाता था, ठीक है, जो नगर हुआ करता था उसको पुर कहा जाता था, और जो इसका प्रमुख हुआ करता था उसको नागरिक। ये ध्यान रखिएगा, मतलब नगर के जो प्रमुख हुआ था उसको नागरिक कहा जाता था, और नगर को क्या कहा जाता था, पुर कहा जाता था। ये बात आप ध्यान रखिए। अब उसके बाद आगे चलते हैं तो प्राचीन काल में स्थानीय निकाय किसी भी राजसी हस्तक्षेप से क्या थे, मुक्त थे। इसका मतलब यह हुआ कि कभी भी राजा इसमें क्या करते थे, हस्तक्षेप नहीं करते थे। यह कुछ उच्च जो विद्वान लोग थे उनकी संस्था थी, और वो ग्रामीण स्तर पे अपने जो शासन को देख रेख करते थे। राजा अपने पूरे राज्य स्तर पे या जहाँ तक उसका क्षेत्र है उस स्तर पर अपने शासन व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता था, लेकिन गांव की जो सबसे छोटी इकाई थी उसको मजबूत करने का कार्य उस समय भी कौन, हमारा पंचायत ही किया करती थी। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, ये आपको ये जानना जरूरी है। और अगर हम ये मौर्योत्तर काल में चलें तो मौर्योत्तर काल में भी अगर हम देखेंगे तो मुखिया क्या होता था, मुखिया जो है वृद्धों की एक परिषद, काउंसिल ऑफ एल्डर्स की सहायता से ग्रामीण जन जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम थोड़ा आगे चलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के अगर हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि अब उसके बाद मौर्य में जो अन्य राजाएं आते हैं और उसके बाद का जो काल होता है मौर्योत्तर काल कहलाता है। तो उसमें अगर हम देखें तो वहाँ पर भी एक संस्था विद्यमान थी, ठीक है। तो वो उस काल में जो ग्राम का जो मुखिया हुआ करता था वो वृद्धों की एक परिषद की सहायता से, मतलब कि वृद्धों का कई वृद्ध होते थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मतलब जैसे ये वृद्ध हो गए, एक वृद्धों का एक क्या हुआ, एक संस्था बन जाती थी, एक परिषद बन जाती थी। मतलब वृद्ध का मतलब हुआ कि आप कह सकते हैं कि जिनके पास बहुत ज़्यादा तजुर्बा था, एक्सपीरियंस थी, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ करता था कि इन्हीं में एक मुखिया चुन लिया जाता था, ठीक है। तो उन्हीं मुखिया की सहायता से मतलब एक कह सकते हैं आप एक्सपीरियंस लोगों की एक संस्था हुआ करती थी, सोच लीजिए। और उन्हीं की सहायता से क्या कर सकते थे, ग्रामीणों का जनजीवन था उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, उनकी अर्थव्यवस्था को अच्छे तरीके से देखते थे। कुछ भी किसी का कोई मामला फंस जाता था, कभी कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ बंटवारे समेत कुछ वाद विवाद हो जाता था तो उनको क्या करते थे, वो अपने स्तर पे सुलझा देते थे, ठीक है। अब अगर हम आगे चलते हैं गुप्त काल में, तो गुप्त काल में भी स्थानीय स्तर पर पंचायती व्यवस्था क्या थी, बनी रही, आगे भी बनी रही। मतलब कि अभी तक आप देख रहे हैं कि प्राचीन काल में आपको मोटा मोटी एक स्थानीय स्तर पर एक बेहतरीन संस्था कार्य कर रही है, एक स्थानीय स्तर पर एक आपको पूरा मैकेनिज्म देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो उसी बात की बात कर रही हैं। यद्यपि इसका नामकरण कुछ परिवर्तन हर जगह आप देखेंगे कि अपने अपने समय में नामकरण का अपना अपना एक नाम दे दिया गया, तो उसी नामकरण को थोड़ा सा आप ध्यान रखिए किस समय किस नाम से जाना जाता था। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, तो चीज़ें तो वही मैकेनिज्म रहेगी। यहाँ पर ग्राम का जो प्रधान था उसको ग्रामपति कहा गया, कब, गुप्त काल में, गुप्त काल की बात हो रही है, ठीक है, ये गुप्त काल में। तो गुप्त काल में क्या हुआ, ग्राम प्रधान को ग्रामपति कहा गया, और जो जिलाधिकारी जो आज का जो डीएम है उसे विषयपति कहा गया। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बन जाए कि ये बताइए कि गुप्त काल के समय में जो ग्राम प्रधान था उसे किस नाम से जाना जाता था, तो आप बोल देंगे यहाँ पर क्या, ग्रामपति। हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें वही अभी हमने आपको शुरू में भी ये डिस्कस किया कि अगर हम प्राचीन काल में देखें तो पंचायतन के प्रमुख या मतलब पंचायत, मतलब जो अभी हमने देखा था कि शुरुआत में जब वैदिक समय था तो उसमें पंचायतन के नाम जाना जाता था। तो पंचायतन की बात करें, चाहे उसका प्रमुख जो कर ले या उसके सदस्य में, कभी भी अभी हमने देखा कि स्त्रियों की भागीदारी का कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन मिल सकता है कि क्या वैदिक समय में या प्राचीन समय में
अगर हम देखें तो महिलाओं का मुखिया के रूप में या उसके सदस्य के रूप में देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि नहीं, यहाँ पर अभी तक कोई ऐसी जो है साक्ष्य देखने को नहीं मिलता है। अब चलते हैं मध्यकाल में। तो अगर हम मध्यकाल को अच्छे से समझें तो मध्यकाल में अगर हम समझेंगे तो सल्तनत काल के दौरान, सल्तनत का मतलब दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि सल्तनत काल के दौरान दिल्ली के सुल्तानों ने अपने राज्यों को प्रांतों में विभाजित कर रखा था। मतलब उनका राज्य तो इतना बड़ा था, अब इस राज्य को कई छोटे छोटे क्या प्रांतों में विभाजित कर रखा था, ठीक है, जिन्हें उस समय क्या कहा जाता था, विलायत। अब देखिए यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा कि सल्तनत काल में जो पंचायत थी उन्हें किस नाम से जाना जाता था। तो आप ध्यान रखिएगा कि उनका जो राज्य था उनको छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित कर रखा था, और इन्हीं प्रांत में हर एक प्रांत में क्या होती थी, अपना एक अलग पंचायत विभाग के रूप में एक छोटी संस्था कार्य कर रही होती थी, जिसे क्या बोला जाता था, विलायत। आगे चलते हैं। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में ग्राम के शासन के लिए 3 मुख्य अधिकारी थे। मतलब कोई भी ग्राम है, उस ग्राम का शासन चलाने के लिए 3 मुख्य अधिकारी हुआ करते थे। कौन? जैसे अगर हम गांव के प्रशासन की, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और चीज़ों को अलग किया गया। अभी तक क्या था, सब चीज़ें एक ही में मिक्स थी। अब यहाँ पर थोड़ा सा उस प्रशासन को और सुदृढ़ करने का प्रयास किया कि गाँव के प्रशासन के लिए एक मुकद्दम, जो मतलब कि जो मुकद्दम क्या था, तो मुकद्दम कहा जाता था, एक नाम था, एक पद था, आप कह सकते हैं कि गांव का जो प्रशासन देख रेख करेगा उसे क्या बोलेंगे, मुकद्दम। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये पूछ लेगा सीधा सीधा। और जो कर या राजस्व संग्रह करने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किया जाता था उसे हम पटवारी बोलते थे। क्या बोलते थे? पटवारी। अब देखिए अगर कोई विवाद फंस जाए, कोई किसी से किसी का कोई मैटर या कुछ आपसी रंजिश ऐसा कुछ हो जाए, तो उसके समाधान के लिए जो व्यक्ति होता था उसे चौधरी बोला जाता था। तो इन तीनों को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आप याद रखिएगा। मैंने बहुत ही सही तरीके से बनाया है ताकि आपको कहीं भी रटने जैसा भी ना हो, और एक कॉन्सेप्ट जैसा मैं आपको प्रोवाइड करते चले, और एक दूसरे का लिंक भी बना रहे, ठीक है। अब देखिए ये हमने यहाँ तक देख लिया। अब दिल्ली सल्तनत के बाद क्या आएगा, तो दिल्ली सल्तनत के बाद क्या आएगा, मध्यकाल ही आएगा। आप सभी लोगों को इतिहास पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि सबसे पहले भाई क्या आएगा, सबसे पहले आपका वैदिक युगीन सभ्यता ही आएगी। वैदिक युगीन सभ्यता ही आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे आप समझिएगा कि सबसे पहले आपको वैदिक युगीन सभ्यता देखने को मिलेगी, ठीक है, वैदिक युगीन देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर आपका प्राचीन इतिहास वाला देखने को मिलेगा। प्राचीन काल में आपका आगे जब वैदिक के बाद वाला जो आपका होगा पोस्ट वैदिक वाला मामला देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद अगर आप आगे चलेंगे तो आपका जो चाणक्य के समय में, मतलब कि मौर्य के समय के आपको देखने को मिलेगा जो कैसी स्थिति थी। मौर्य के बाद अगर आप जाएंगे तो मौर्योत्तर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे मौर्योत्तर की बात देखने को मिलेगा। और मौर्योत्तर के बाद अगर आप जाएंगे तो गुप्त काल में पंचायत की क्या व्यवस्था थी, यह देखने को मिलेगा। यह जब देख लेंगे तो इसके बाद आप जाएंगे तो आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत आ जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत को आपने देखा। अब दिल्ली सल्तनत के बाद आप जाएंगे तो मुगल काल देखने को मिलेगा। तो यही मुगल काल की हम आ चुके हैं, तो इसी को एकदम क्रमबद्ध तरीके से देख रहे हैं। अब देखिए कह रहा है कि मुगल काल में मुगल प्रशासन के तहत सामंतवादी तथा जातिवादी प्रणाली ने धीरे धीरे ग्रामीण स्वशासन क्या कर दिया। अब देखिए नष्ट करना कहाँ से शुरुआत हुआ है। अब आप देख लीजिए कि नष्ट करना, अगर यहाँ से ये पूछ ले एक क्वेश्चन कि कब जो है जो भारत में जो स्थानीय निकाय थी, जो स्थानीय स्वशासन की एक सुदृढ़ इकाई मौजूद थी, वह कब से क्षीण होना शुरू हो गई, कब से कमज़ोर होना शुरू हो गई, तो आप बता देंगे यहाँ पर कि मुग़लों के समय से यह अपनी जो मुख्य जो व्यवस्था थी उसको क्या कमज़ोर होना शुरू की। वो क्यों ऐसा हुआ, तो अब जान लीजिए कि सामंतवादी और जातिवादी। सामंतवादी का मतलब यही हुआ कि जब कुछ ही लोगों का वर्चस्व कायम हो जाए, गांव के जो दबे कुचले जो मलिन लोग थे, ठीक है, उनको मुख्य धारा से हटा दिया जाए, कुछ लोग हावी हो जाए, जातिवादी जो व्यवस्था थी। अब मुसलमानों का शासन पूरी तरह से यहाँ पर भारत पर कब्जा हो चुका था, तो एक तरह से राजा और प्रजा जैसी मामला निकल करके आ गई थी। तो यहाँ पर पूरी तरह से अब थोपने जैसा काम चल रहा था। तो गाँव की जो छोटी इकाई थी अब वहाँ पर खुद की विचारधारा समाप्त हो गई थी। तो आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मध्यकाल में भी स्थानीय ग्राम प्रशासन में स्त्रियों की भागीदारी का कोई उल्लेख देखने को आपको नहीं मिलता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मतलब कि अभी तक हमने देखा है तो स्त्रियों की कहीं भागीदारी पंचायतों में नहीं मिली है। अब आइए, अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश काल के समय में जो हमारी पंचायत थी उसकी व्यवस्था कैसी थी। तो ब्रिटिश काल में अगर हम देखें तो ब्रिटिश काल आते आते
जो स्थानीय निकाय था वो धीरे धीरे जो कमज़ोर हो रही थी अभी तक। अब ब्रिटिश काल में क्या हुआ, वह अगर हम देखेंगे ब्रिटिश काल के समय ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता ही समाप्त हो गई। मतलब अभी जो संस्था धीरे धीरे कमज़ोर की तरफ बढ़ रही थी, आप देखेंगे मुगलों के समय कमज़ोर हो रही थी, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन अंग्रेज़ों के समय में क्या हुई, पूरी तरह से समाप्त ही हो गई। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ों को उस समय शासन करना था और शासन करने के लिए ज़रूरी था कि पहले गाँव पे जो बुजुर्ग लोगों या जो कुछ बुद्धजनों की जो संस्था हुआ करती थी, जो लोगों को जागरूक हुआ करते थे, उनको पहले नष्ट किया जाए, तभी हम अपने बातों को थोप सकेंगे। तो पहले उन्होंने उसको नष्ट किया, अब उसके बाद क्या करेंगे, अपने आप को उनके ऊपर हावी करेंगे। फिर अब देखेंगे आगे, फिर इनको कब ज़रूरत पड़ेगी और फिर उस संस्था को लागू भी करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि जब अंग्रेज भारत आए थे उस समय ग्रामीण शासन पद्धति कायम थी, लेकिन उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। आपको बताया है कि मुगलों के समय में कमज़ोर हो गई थी। अब देखिए कह रहा है कि गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकाफ के कथन, जब इनका गवर्नर जनरल एक था चार्ल्स मेटकाफ, उसने खुद भारत में जब पहली बार आया तो उसने क्या कहा, भारत की जो संस्था थी उसके बारे में देखिए क्या कहता है कि भारतीय ग्राम समुदाय जो थे छोटे छोटे गणराज्य में बटे हुए थे, जो पूरी तरह से क्या थे, आत्मनिर्भर, इस बात को ध्यान रखिएगा, और अपने लिए सभी आवश्यक सामग्री की व्यवस्था कर लेते थे। अर्थात इनको क्या बोला, वो एक लघु गणराज्य। तो यह आपको स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत की जो स्वशासन थी, जो सबसे छोटी इकाई थी, उसे लघु गणराज्य की संज्ञा के रूप में कहा। तो किसने कहा, इस बात को आप यहाँ ध्यान रखिएगा, ये आपको चार्ल्स मेटकाफ, इस नाम को आप याद रखिएगा, चार्ल्स मेटकाफ ने ये बात कही थी। ये कौन था, अंग्रेज गवर्नर जनरल था। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि इसने कह तो दिया, ठीक है, यह आपका जो स्टेटमेंट देता है, एक मिनट थोड़ा सा नीचे आते हैं, यह स्टेटमेंट लगभग आपका 1820 से 22 के आसपास के इसके कार्यकाल के समय की बात होती है। इसके बाद बोल तो दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान तो हुई नहीं, ठीक है, उस समय। लेकिन अब उसके बाद क्या होता है कि आप सभी लोगों को पता है कि भारत में 1857 का क्या होता है, विद्रोह हो जाता है। और 1857 के विद्रोह के बाद से क्या होता है कि जो ग्राम पंचायतों की स्थिति पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, अब वो बदलने लगी और शाही राजकोष पर दबाव बढ़ने लगा। क्यों, क्योंकि भाई जब 1857 का विद्रोह हुआ, आप सभी लोगों को पता है कि धीरे धीरे कुछ नहीं तो कम से कम जो आपका अंग्रेज़ों का जो वर्चस्व था, बहुत तक उनको ये झटका लगा कि हम पूरी तरह से भारत पर शासन करने के लिए योग्य नहीं हैं। ठीक है, बिना इनके जो प्रबुद्धजन हैं, जो गांव में जो मुखिया लोग हैं, या जो गांव के थोड़े समझदार व्यक्ति हैं, जब तक इनको अपने आप में मिला न ले, ठीक है, तब इनको उसी समय समझ में आता है कितने बड़े विद्रोह का कारण यही था कि हम अपनी बात को ही सिर्फ थोप रहे थे, इनकी बात को नहीं सुन रहे थे। तब यहाँ पे इनको समझ में आता है और अब यह क्या करेंगे कि ब्रिटिश सरकार पुनः विकेंद्रीकरण की नीति को अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। तो पूरी कहानी की तरीके से हमने आपको समझाया है, कहीं से भी रटने जैसा आपको मामला नहीं लगा होगा। अब देखिए फिर क्या होता है कि बंगाल चौकीदार अधिनियम 1870 में क्या होता है, पंचायती राज अधिनियम पारित किया जाता है बंगाल में सबसे पहले देखिए, इसी का नाम है बंगाल चौकीदार अधिनियम 1870। ठीक है, कभी पूछ ले कि बंगाल में चौकीदार अधिनियम कब आया था, तो 1870 में आया था। तो यहाँ पर भी एक आपको पंचायती राज व्यवस्था का आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें देखिए क्या होता है कि बंगाल में पारंपरिक पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत 1870 के बंगाल के चौकीदार अधिनियम से हुई। अब कह रहा है कि चौकीदार अधिनियम ने गाँव में मनोनीत सदस्यों की पंचायत समिति नियुक्त करने की शक्ति किसको दी, जिला मजिस्ट्रेट को दे दिया। मतलब कि जो डीएम था उस समय, उस डीएम को क्या किया कि जो इस मतलब ये गांव है, अब इस गांव का जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो क्या करेगा, इस गांव में एक जो जिसको भी वो उचित समझे, मतलब कि उसको ये पता है कि अगर डीएम नियुक्त करेगा तो उसको इस गांव के जो मुखिया है, जो अच्छे लोग हैं, प्रबुद्धजन लोग हैं, उनके बारे में उसको जानकारी होगी। तो उन्हीं प्रबुद्धजन लोगों को लेकर के गांव के जो माननीय लोग हैं उनको मिला करके क्या करेगी, एक पंचायत समिति का गठन करने की जो है जिला में दिशा में काम आगे बढ़ाएगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक सुदृढ़ व्यवस्था देखने को फिर से मिल रही है। अब आगे चलिए, आगे चलते हैं। अब देखिए अंग्रेज़ों ने और क्या क्या किया आगे चल के। सबसे पहले तो बंगाल में आया,
अब उसके बाद कह रहे हैं कि 1870 का जो प्रसिद्ध मेयो एक्ट आया, जिसे हम मेयोज रेजोल्यूशन भी बोलते हैं, तो ये मायो का प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसमें देखिए क्या आया कि सर्वप्रथम मेयो ने स्थानीय संस्थाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्वों में वृद्धि कर उनके विकास को गति दी। अब यहाँ पर धीरे धीरे आप देखेंगे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर पहले तो अंग्रेज अपने हाथ में सत्ता रखे थे, अब यहाँ पे ये समझ लीजिए गांव है, गांव में ये मुखिया है, तो अब क्या किए, थोड़ी थोड़ी शक्तियों को क्या किए, बंटवारा कर दिए, ताकि अब इनके माध्यम से आप देखेंगे कि एक मैकेनिज्म डेवलप होगा। अब इनके माध्यम से पूरे भारत पे क्या करेंगे, जो है सत्ता कायम रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद एक नया रेजोल्यूशन आता है जिसे हम बोलते हैं रिपन रेजोल्यूशन। ठीक है, 1882 में आता है। तो 1870 के बाद 1882 में फिर से अब अगला जो भी रेजोल्यूशन आएगा, जाहिर सी बात है पिछले रेजोल्यूशन से बेहतर ही होगा। अब देखिए यहाँ पर इस पंचायती राज व्यवस्था में क्या हुआ, तो आप देखेंगे कि ब्रिटिश काल में अगर आप देखेंगे एक सेकेंड, हाँ, ब्रिटिश काल में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए, ब्रिटिश काल में आप देखेंगे कि 1840 से 1884 के मध्य लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल है पंचायती राज का स्वर्णकाल माना जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स है। ठीक है, कि अभी तक जो काम हुए थे वो तो हो रहे थे अंग्रेजों के समय, लेकिन लॉर्ड रिपन ने जो रेजोल्यूशन लाया उसे ही पंचायती राज का स्वर्णकाल माना जाता है। तो यह पूछा जा सकता है सीधा सीधा। अब उसके बाद आगे चलते हैं। इसमें कहता है कि लॉर्ड मेयो प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए लॉर्ड रिपन ने स्थानीय संस्थाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्वों में और वृद्धि कर दिया, ताकि उनके विकास को क्या करे, और गति मिल सके। मतलब कि उससे भी आगे और थोड़ी सी छूट दी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है इसीलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जिस पे स्टार लगाया हूँ मैं वो बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो सीधा सा प्रश्न पूछ लेगा कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन का। क्यों माना जाता है, इसको हमने आपको पूरे कॉन्सेप्ट तरीके से बताया। अब देखिए कह रहा है कि स्थानीय सरकारों के विकास में 18 मई 1882 को एक अहम दिन साबित हुआ तथा इसे भारत में स्थानीय लोकतंत्र का मैग्ना कार्टा माना जाता है। तो यह भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आप देख ही रहे हैं कि क्यों ऐसा कहा गया। ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय क्या व्यवस्थाएं की गई, तो यही 18 मई 1882 का दिन था जिस दिन ये रेजोल्यूशन क्या हुआ, आया था। ठीक है, ये रेजोल्यूशन आपका देखने को मिला था। ये देखिए, ये रिपन प्रस्ताव की बात हो रहा था, तो इसी दिन ये रेजोल्यूशन आया था। इसीलिए इसे क्या माना जाता है, स्थानीय लोकतंत्र का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब कुछ और नहीं होता है। मैग्ना कार्टा का मतलब बस यही होता है कि एक हमारे लिए बेहतर, एक महत्वपूर्ण, जो हमें स्वतंत्रता दे, हमें आज़ादी दे। ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। तो इस बात को आप यहाँ से लोकतंत्र के मैग्ना कार्टा को भी ध्यान रखिएगा कि किसके रेजोल्यूशन को कहा जाता है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए एकदम क्रमबद्ध तरीके से ही हम लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का कार्यकाल आता है 1919। आपको पता ही है कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का कार्यकाल में क्या हुआ कि भारत, और उसके बाद 1919 के बाद 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है। इसमें भी आप देखेंगे कि पंचायतों के सुधार को और थोड़ा सा मजबूत करने की, मतलब आप देख रहे हैं कि ये तो पहले केंद्र में थे, अब इसके बाद जो गांव में जो संस्थाएं थी इसको क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे और ये मजबूत करते जा रहे हैं। और यह भी इनको देखने को मिल रहा था कि जैसे जैसे इसको मजबूत कर रहे हैं वैसे वैसे अंग्रेज भी मजबूत हो रहे हैं। मतलब यह था कि इसके माध्यम से प्रशासन करना अंग्रेजों के लिए बेहतर साबित हो रहा था। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अब क्या हुआ कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 के अनुसार जितनी हो सके स्थानीय निकायों को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ये बात अब बोलने लगे। अब आपको पता है कि अंग्रेज कभी भी किसी चीज़ को फ्री में या ऐसे ही हमारी कल्याण के लिए तो दे नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब है कि इससे उनका कल्याण सबसे ज़्यादा हो रहा था, इसलिए थोड़ी सी कल्याण हमारे बारे में सोच ले रहे थे। अब आगे चलते हैं। परिणामतः अगर हम देखेंगे तो 1925 तक 8 प्रांतों ने ग्राम पंचायत एक्ट पारित कर लिया। कितनी बड़ी बात थी। अब सोच लीजिए कि कहाँ पर पूरी पंचायत आप देखेंगे कि नष्ट हो गई थी। अब आप देख रहे हैं कि 1925 आते आते
8 प्रांत, समझ रहे हैं? आप सोच लीजिए कि 8 प्रांत का मतलब समझ रहे हो, कई सारे गांव हो गए, क्योंकि उस समय प्रांतों का बहुत बड़ा दायरा हुआ करता था। तो अब सोचिए एक प्रांत जैसे है तो एक प्रांत में कितनी सारे पंचायतें होंगी। तो इसी तरह 8 प्रांतों ने अलग अलग, आप देखेंगे कि ग्राम पंचायत एक्ट पारित कर दिया और अपने यहाँ ग्राम पंचायतों को क्या कर दिया, इस्टेब्लिश कर दिया पूरी तरह से। आगे चलिए, अब कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश काल में पंचायतों के विकास में एक और महत्वपूर्ण मंच के रूप में मतलब जाना जाता है। मतलब 1935 वाले में आप देखेंगे, जब 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया तो पंचायतों की जो व्यवस्था है उसे और क्या किया गया, उसे और सुदृढ़ीकरण किया गया। इस बात को आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सुदृढ़ीकरण किया गया, ठीक है, 1935 में। तो अगर यह पूछ ले कि जो आपका गांव की जो स्थानीय निकाय थी उसको सबसे मजबूत किस समय किया गया या किस समय सबसे मजबूत अंग्रेजों के समय देखने को मिलती है, तो आप देखेंगे, बताएंगे कि ऑप्शन में 1919 रहे तो या 1935 रहे तो। अब उसके बाद आप देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार गांव स्वायत्तता के हित में नहीं थी, लेकिन वो भारत में अपने शासन को जारी रखने के लिए ऐसा करने के लिए मजबूर, जो हमने आपको अभी तक बताया है वही चीज़ यहाँ पर देखिए लिख भी दिया हमने, ताकि आपको एक प्रॉपर नोट्स बनाने में मदद मिल सके। इसके अलावा वित्तीय आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए ऐसा अस्तित्व में होना क्या था, जरूरी था। तो इस बात को आप यहाँ से देखिएगा, हमने पूरे अच्छे तरीके से इस टॉपिक को क्या किया, समाप्त किया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट में लाइक शेयर करिए और कमेंट करिए, लोगों को सब्सक्राइब भी कराइए, जिससे एक मनोबल और हौसला भी बढ़े। और आप लोगों को हम इसी तरह का जो नेक्स्ट टॉपिक है, पूरी टॉपिक वाइज ही बेहतर तरीके से रिसर्च करके ही आप लोगों को बेहतर तरीके से हम देंगे, जिससे आपकी एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने का जो है हमारा प्रयास रहेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।